स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं वीडियो नंबर 16 की। आज का जो हमारा वीडियो है, पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 15 में जो हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे उसमें हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 से 1, 2, 3 किए थे, लेकिन उसमें 2 नंबर न्यूमेरिकल वीडियो की एडिटिंग करते समय बाय मिस्टेक कट हो गया। तो जो 2 नंबर न्यूमेरिकल हमारा रह गया था पिछले वीडियो में, उसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे रिटर्न की हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। वीडियो नंबर 15 के अंदर जो हमने न्यूमेरिकल फर्स्ट किया था उसमें हमने एक सिचुएशन देखी थी कि ये कोई तेल बूंद है और उस तेल बूंद में 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है और वो अपने भार के कारण नीचे की ओर एक बल अनुभव कर रही है, लेकिन वो संतुलन अवस्था में, इसका मतलब उसके ऊपर एक विद्युतीय बल लग रहा था F बराबर QE, और हमने वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करके संतुलन अवस्था प्राप्त की थी। और संतुलन अवस्था के लिए हमने फॉर्मूला कुछ ये ड्राइव किया था, W बराबर F, भार बराबर विद्युतीय बल, mg बराबर QE। m का जो मान था वो था रो इंटू वी, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। इस वैल्यू को सोल्व करते समय हम यहाँ पे g लगाना भूल गए, g से मल्टीप्लाई करना रह गया था, तो g आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमें रो, और क्योंकि बूंद गोल है, गोलाकार है, यानी गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³ इंटू में g इज इक्वल टू QE। यहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो r³ बराबर हमारे पास आएगा QE, इधर मल्टीप्लाई 3 अपॉन में, ये सारी वैल्यू अपॉन में आ जाएगा 4 पाई रो इंटू जी, और r की वैल्यू आएगी 3QE अपॉन में 4 पाई रो जी, और इसका घनमूल पावर 1/3। तो ये हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था क्वेश्चन। बाय मिस्टेक जब हमने द्रव्यमान की वैल्यू पुट की घनत्व इंटू आयतन, तो उस समय यहाँ पे जी का मल्टीप्लाई करना रह गया था और वो आगे वाले तीनों स्टेप्स में जी रह गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मुलेशन है आपकी, ये कंप्लीट हो गया। तो बस ये यहाँ पे ओनली जी का जो मल्टीप्लाई करना रह गया था वो मैंने यहाँ बता दिया आपको वीडियो नंबर 15 में, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमारा जो पिछले वीडियो के अंदर हमने विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने स्टडी किया था। वहाँ कुछ बच्चों के कमेंट आया कि सर क्वालिटी नंबर 6 समझ नहीं आई। क्वालिटी नंबर 6 क्या है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है आपके पास। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होती है? प्लस से माइनस की ओर। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र है, प्लस से माइनस की ओर इसकी दिशा है। और इस विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल स्थित है, जैसे ये क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल इस तरह से है। ये बल रेखाएं हैं, मार्कर बल रेखाएं हैं, और ये आपका विद्युत क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल के लंबवत है ये बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत जो बल रेखाएं निकलेगी, उन बल रेखाओं की संख्या, जो ये बल रेखाओं की क्या है? संख्या है। ये बल रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती होती है? विद्युत क्षेत्र के परिमाण के। विद्युत क्षेत्र के परिमाण से मतलब हमारा E। तो किसी क्षेत्रफल जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है और बल रेखाएं उससे लंबवत निकल रही है, तो जितनी ज़्यादा बल रेखाएं उस क्षेत्रफल में से निकलेंगी, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र का जो मान है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। समानुपाती का मतलब क्या होगा? जितनी बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी उतना ही विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? ज़्यादा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण से मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ E। और जितनी बल रेखाओं की संख्या कम होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या हो जाएगा? कम। और इसको वहाँ पे हमने डायग्राम से भी शो किया था। फॉर एग्जांपल ये पूरा क्षेत्रफल है, तो यहाँ बल रेखाओं की संख्या पूरी कंप्लीट है। इसी के साथ यहाँ पर यदि कोई क्षेत्रफल हो, तो ये छोटा कम क्षेत्रफल है, तो यहाँ बल रेखाओं की संख्या कम है, तो इसमें से बल रेखाओं की संख्या कम गुजरेगी, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? कम। जबकि यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? ज़्यादा। शर्त ये है कि उन बल रेखाओं की संख्या जो गुजर रही है क्षेत्रफल में से, वो क्षेत्रफल बल रेखाओं के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो ये आपकी क्वालिटी नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आप समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो पिछले वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, वो वीडियो की एडिटिंग के समय जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 कट हो गया था, वो न्यूमेरिकल नंबर 2 यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है। कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तक गिरता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, मतलब बदल दी जाती है। और अब इसमें क्या गिरता है? कोई प्रोटॉन गिरता है। तो कहता है दोनों स्थितियों में गिरने में लगे समय की गणना करो
और अगला पार्ट है इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से क्या करनी है, तुलना। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है आपको E 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति गुलाम। स्मॉल r क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.5 × 10⁻² मीटर। फर्स्ट पार्ट में जो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, नीचे की ओर। तो कोई इलेक्ट्रॉन नीचे कब गिरेगा, जबकि उस पर क्या लगाया हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है, विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे तभी गिरेगा जब उस विद्युत क्षेत्र के कारण वो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर कोई बल अनुभव करे। तो नीचे ओर बल अनुभव करने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पॉजिटिव के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, और इस आकर्षण बल के कारण ये कहाँ रहेगा, नीचे की ओर। तो इस पर बल लगेगा F = QE। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र होगा प्लस से माइनस की ओर, यानी ऊपर की ओर, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नीचे कब गिरेगा, जब इसे कोई नीचे खींचे। तो इलेक्ट्रॉन को नीचे कौन खींचेगा, धनावेश। तो धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, इसलिए इलेक्ट्रॉन परिणामी रूप से नीचे गिरेगा। तो कुल मिला के ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा तो उसे नीचे गिरने में जो समय लग रहा है उस समय की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से S = ut + ½ at², ये है समीकरण। जो डिस्टेंस है S की जगह r मानी हुई हमने, तो यहाँ पे r आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन शुरुआत में मुक्त रूप से गिरेगा तो u का मान 0 + ½ इलेक्ट्रॉन का त्वरण मान लेते हैं AE, और इलेक्ट्रॉन को गिरने में लगा समय मान लेते हैं TE। यहाँ पर जो पैरों में सिंबल लगाया है EE, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, और ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे गिरने में लगने वाला समय है। तो कुल मिला के यहाँ वैल्यू आएगी r = ½ AE/TE²। यहाँ से TE का मान निकालें तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे जो गिरने में लगने वाला समय है TE, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2r/AE, और यहाँ से TE की वैल्यू आएगी √2r/AE। ये आपके पास समीकरण नंबर 1। 2r की वैल्यू फाइंड है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन का त्वरण नहीं पता। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात करें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, इस आंसर निकालने फाइंड करने के लिए। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो बल बनेगा क्या बनेगा, Fe = meAE। हम ये भी जानते हैं कि F = QE होता है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन के लिए बन जाएगा Fe = EE। Q की जगह हमने E क्यों लगाया है, क्योंकि Q है चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। दोनों ही बल की वैल्यू है, दोनों को अगर हम इक्वलेट करें तो meAE = E × E। यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की वैल्यू क्या आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए, कैपिटल E स्मॉल e/me। समीकरण नंबर 2। और ये समीकरण 2 से वैल्यू समीकरण 1 में पुट करें तो बाय 1 and 2 TE = क्या आएगा, 2r/में। AE का मान कितना है, कैपिटल E स्मॉल e/me। me ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो TE की वैल्यू क्या आएगी, 2rme/में EE। यहाँ से एक वैल्यू साफ पता लग रही है कि जो TE का मान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या है, वर्गमूल के समानुपाती। इलेक्ट्रॉन को गिरने में लगने वाला समय इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चंस जब हम कंप्यूटर एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसको गिरने में लगने वाला समय समानुपाती निर्भर करता है द्रव्यमान के वर्गमूल के, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। डिस्टेंस और ये चीज़ें चलो मान सकते हैं कांस्टेंट हो सकती है उस कंडीशन में जब उसके अंदर 2 या 3 केस हैं, लेकिन यहाँ मास का बहुत बड़ा रोल है। अब इस वैल्यू को हम इक्विलेट करें तो इसमें हमें करना क्या है,
हमें आर की वैल्यू पुट करनी है, आर का मान हमारे पास है, ई का मान हमारे पास है, तो ये सारी वैल्यू अगर पुट करें तो इसके हम देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए टी ई बराबर 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन में ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू विद्युत क्षेत्र 2 इंटू 10⁻4 और इस सारे का वर्गमूल। कुल मिला के जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.9। इसका जो आंसर है 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड। इसका जो आंसर है वो है 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड। तो ये आपका पहला पार्ट जो इसका है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहला पार्ट कंप्लीट है। मेनली जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है, मैथमेटिकल जो इसकी स्टेटमेंट्स है वो ज़्यादा ध्यान रखना है। ये तो वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट कर दी 2 आर की वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये विद्युत क्षेत्र जो हमें गिवन है। अब सेकंड पार्ट पे चर्चा करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान रखते हुए, मतलब ये सेम है, उसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। दिशा उत्क्रमित करने का मतलब दिशा रिवर्स कर दी। दिशा क्या कर दी? रिवर्स। रिवर्स का मतलब दिशा बदल दी। जो दिशा बदल देते हैं, दिशा बदलने के बाद देखिए क्या स्टेटमेंट हमारे पास, क्या कुछ चेंज होगा इसमें। तो हम दिशा बदल रहे हैं इसकी, तो दिशा आपने जो पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर थी वो ऊर्ध्वाधर क्या होगी? नीचे। और अब कोई प्रोटॉन गिरेगा इसमें, तो प्रोटॉन को हमने लिख दिया ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो बराबर ही होता है, हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों के परिमाण तो क्या है? इक्वल। लेकिन इसका चार्ज नेगेटिव और इसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। लेकिन हमें तो न्यूमेरिकल्स के अंदर तो वहाँ की कमान पुट करना है। और रही बात विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र हमने इसकी दिशा ले लेंगे, पॉजिटिव से कहाँ गति करेगा? ऊपर या नीचे। तो कहता है कि विद्युत क्षेत्र के परिमाण को एक समान रखते हुए उसकी दिशा बदल दी जाती है, उत्क्रमित कर दी जाती है। अब कोई प्रोटॉन्स में गिरता है और उतनी दूरी तक, सेम डिस्टेंस, तो आर का मान भी उतना ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। इस स्थिति में गिरने में लगा समय फाइंड करना है। तो देखते हैं कहाँ गिरेगा। प्लस प्लस से क्या होगा? प्रतिकर्षित, तो नीचे बल लगेगा। माइनस से प्लस क्या होगा? आकर्षित। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरेगा? नीचे। तो विद्युतीय बल F बराबर Q ही कहाँ लगेगा? नीचे। तो फिर वही गति की सेकंड इक्वेशन, गति के द्वितीय समीकरण से हम यहाँ P लगा देंगे। P का मतलब प्रोटॉन। तो जो सिंबल E यूज़ हो रहा था उस सिंबल E की जगह हम प्रोटॉन का सिंबल P यूज़ कर लेंगे। तो ये आ जाएगा R बराबर हाफ AP/TP²। यहाँ से वैल्यू ऑफ टाइम फॉर प्रोटॉन TP की वैल्यू क्या आ गई? 2R अपॉन में AP। F बराबर M है, तो प्रोटॉन के लिए क्या बनेगा? FP MP AP। F बराबर QE से FP और बराबर क्या आएगा? EE। अब देखिए E विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ही नहीं बदलेगा और E की जगह E रहेगा, क्योंकि दोनों के परिमाण तो इक्वल ही है, इसलिए हमने E लिख दिया। तो हम इसको सोल्व करें, दोनों को बराबर रखें, तो MP AP बराबर ये आएगा और वैल्यू ऑफ AP बराबर क्या आएगा? EE MP। और ये वैल्यू AP की हम समीकरण इसको चेंज कर दें 3 और इसको नंबर दे दें 4। तो भाई 3 और 4 से वैल्यू पुट करेंगे तो TP बराबर क्या आएगा? 2R। EE अपॉन में क्या आएगा? MP। MP कहाँ से ला जाएगा? ऊपर, तो ये आएगा। तो प्रोटॉन को जो गिरने में लगने वाला समय है वो भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या है? समानुपाती। तो हम जब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा? TP बराबर 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2, ये R की वैल्यू। अब ये चेंज हो जाएगा। पिछली बार हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पुट किया था और अब पुट करेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg।
अपॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है प्रोटॉन का चार्ज के, तो प्रोटॉन का चार्ज आएगा यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ इंटू में ई विद्युत क्षेत्र 2 × 10⁴ और इसका मान रखने के बाद में जब इसका मान आएगा तो वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन के लिए आएगी इसकी 1.3 × 10⁻⁷ सेकेंड। तो ये वैल्यू आ गई। तो आपके पास टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन और टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन दोनों आ गए। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो, इन दोनों स्थितियों की तुलना करनी है किससे, गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से। तो जब कोई पार्टिकल मुक्त रूप से गिरता है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, तो क्या कंडीशन होती है, हम जानते हैं S बराबर क्या होता है ut + ½ AT²। यदि कोई पार्टिकल मुक्त रूप से गिरे तो उसके लिए u का मान 0 होगा और a की जगह क्या आएगा g, क्योंकि जब कोई चीज़ गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरेगी तो उसका त्वरण g आएगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो S बराबर आ जाएगा ½ GT²। यहाँ से t² की वैल्यू क्या आएगी 2S/g और वैल्यू ऑफ t क्या आएगी 2SG। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन और फॉर प्रोटॉन, उन दोनों के लिए जो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन है वो क्या था हमारे पास 2RME का अंडर 2RMPE का अंडर। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान के द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन के द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती है। लेकिन जब कोई पार्टिकल गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये आपका क्वेश्चन का तुलना करने का प्रोसेस है। तुलना करनी थी हमने इन दोनों कंडीशन की गुरुत्वीय त्वरण के अधीन मुक्त पतन से। तो हम क्या कह सकते हैं, जब कोई पार्टिकल गुरुत्वीय त्वरण के अधीन मुक्त रूप से नीचे गिरता है तो उसको मुक्त रूप से नीचे गिरने में लगने वाला समय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन विद्युत क्षेत्र के अधीन अगर कोई पार्टिकल मुक्त रूप से गिर रहा है तो उसको गिरने में लगने वाला समय उस पार्टिकल के द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या होता है समानुपाती। इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती। तो विद्युत क्षेत्र के अधीन कोई पार्टिकल मुक्त रूप से गिरेगा तो उसको गिरने में जो समय लगेगा वो समय उसके द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होगा। जबकि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन कोई पार्टिकल यदि गिरता है तो उसको गिरने में लगने वाला समय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये है तुलना इसकी। तो यार टॉपिक खत्म है आपका। हम लेसन फर्स्ट के लगभग एंड की ओर चल रहे हैं। अब हमारे लास्ट कुछ 3 टॉपिक पेंडिंग हैं, तो उन्हीं में से हम अपना जो टॉपिक है, नया टॉपिक जो हमारा है उसे लेके चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आज का है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव, डाई या द्वि का मतलब क्या होता है 2, पोल का मतलब 2 अलग अलग हिस्से, 2 अलग अलग पॉइंट। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जब 2 समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, परिमाण समान होना चाहिए और प्रकृति क्या होनी चाहिए विपरीत। जब 2 समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर विद्यमान हो तो वे मिलकर विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो वे मिलकर किसका निर्माण करते हैं विद्युत द्विध्रुव का।
इसी टॉपिक में इस लेसन के अंदर आगे कुछ प्रोसेस है किताब में जो लिखा हुआ है, जैसे ध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय अणु है, उसकी चर्चा हम लेसन 3 में करेंगे क्योंकि वो विस्तार से वहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अभी हम सिर्फ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और आगे उसके टॉपिक डिस्कस करेंगे। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु की चर्चा हम लेसन 3 में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, HCl, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा जब इसका, जैसे हम इसको तोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल Na+Cl-, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो दोनों का परिमाण समान है, एक एक, वो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, अतियल, तो समान परिमाण है। और प्रकृति कैसी है, विपरीत। तो इस प्रकार के जो आवेश हैं वो अतियल दूरी पर स्थित हो तो वो निर्माण जब करेंगे तो वो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। इसको दर्शाया जाता है ऐसे, +Q चार्ज, या -Q चार्ज, ये विद्युत द्विध्रुव है और ये इनके बीच की डिस्टेंस है। इनके बीच की डिस्टेंस को 2D से हम शो करते हैं। बुक्स में 2A से भी शो कर सकते हैं, 2D से भी शो कर सकते हैं, A से भी शो कर सकते हैं, D से भी शो कर सकते हैं। चारों कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली 2A या 2D से ही शो किया जाता है क्योंकि हमें इसका आगे बाद में जब हाफ करना होता है तो 2A और 2D का हाफ D और A हो सकता है, लेकिन जब इनका हाफ करेंगे तो A/2 D/2 होगा और आगे कैलकुलेट करने में, स्क्वायर करने में, क्यूब करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए हम इसकी दूरी को 2A या 2D के रूप में डिफाइन करते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप A और D नहीं ले सकते, ले सकते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से 2A या 2D लिया जाता है। तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अभी हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में चर्चा की थी। ये मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है, समान परिमाण के चार्ज हैं और एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2D पर स्थित हैं। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी परिभाषा मैं फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ, आप परिभाषा भी रिटर्न कर सकते हैं इसकी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, मैं स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश के परिमाण, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दोबारा स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब एक आवेश का परिमाण क्यों लिया? क्योंकि दोनों का समान है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, प्रकृति विपरीत है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं, स्मॉल p वेक्टर। किसी एक आवेश का परिमाण Q, इसका भी Q है, इसका भी Q है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2D। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2D। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो ये आपका 2D वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर। आवेश अदिश है लेकिन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो सदिश होने के कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? सदिश। अब ये दूरी सदिश क्यों है? नॉर्मली संख्या रेखा पर जब हम डिस्टेंस को काउंट करते हैं तो इधर नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, तो डिस्टेंस की दिशा जो लेते हैं, दूरी की जो डिस्टेंस लेते हैं हमने, डिस्टेंस या दूरी की जो दिशा लेते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं संख्या रेखा के ऊपर, संख्या रेखा पद्धति पर। तो वही बात है, अगर हम इस डायग्राम को यूँ ड्रॉ करें, इनके बीच की डिस्टेंस ये 2D है और 2D की डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी की दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो दिशा के पॉजिटिव होने से
इसके डायरेक्शन को जो डिस्टेंस है उसके पॉजिटिव होने से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि, जबकि आवेश क्या है, अदिश। तो 2D वेक्टर सदिश है जिसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, इसलिए P वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, सदिश, और इसकी दिशा भी कैसी होगी, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और सदिश राशि की दिशा कैसी होती है, नेगेटिव ऋणात्मक आवेश से धनात्मक पॉजिटिव आवेश की ओर, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। कारण भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। मात्रक की बात करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और डिस्टेंस का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है डिबोई, सीजीएस पस्ती में इसका मात्रक होता है डिबोई भी होता है। नॉर्मली ये बुक्स में नहीं लिखा होगा, तो कूलाम इंटू मीटर आपका एमकेएस मात्रक है, आपको ये याद करना है। वैसे अगर इसका सीरीज मात्रक बनाएं तो इसका आवेश का सीरीज मात्रक क्या होता है, ईएसयू, और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर, तो ईएसयू इंटू सेंटीमीटर बन जाएगा, डिबोई भी हम कह सकते हैं। इसके बाद इसके बनाते हैं विमा, तो विमा क्या होगी इसकी, तो विमा होगी, आवेश की विमा क्या है, A1T1, आवेश की विमा क्या है, A1T1, तो M0, और लेंथ की विमा क्या है, लंबाई की विमा क्या है, L1, तो विमा बनेगी M0 L1 T1 A1 या M0 L1 A1 T1, ये इसकी विमा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, दो विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूला बना P बराबर Q इंटू 2D, सदिश राशि है क्योंकि यहाँ पे दूरी आ रही है और दूरी की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो दूरी सदिश होने से माइनस से प्लस की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, सदिश, क्योंकि आवेश सदिश राशि है। तो इसकी दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। मात्रक कूलाम इंटू मीटर या डिबोई भी होता है, डिबोई भी कह सकते हैं, और विमा M0 L1 A1 T1, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके पश्चात कुछ इससे संबंधित नॉर्मल फैक्ट्स हैं जो आपको आगे के डेरिवेशंस में काम आएंगे। विद्युत द्विध्रुव, जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2D, हम इसे उसी फॉर्म में शो कर लेते हैं जैसे कि हमने पहले दिखाया था। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा कैसी होती है, माइनस से प्लस की ओर, P वेक्टर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के जो बीच की डिस्टेंस है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो मान लें O, तो ये डिस्टेंस D हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, D। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। सबसे पहली बात, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अक्ष क्या है इसकी, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों आवेश हैं, इनको मिलाने वाली ये रेखा, ये पूरी रेखा क्या कहलाएगी, मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। अक्ष कह दीजिए या विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, एक ही बात है। विद्युत द्विध्रुव के रचना करने वाले दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्ष या विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। तो ये है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। समझ आ गया होगा ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष क्या है। इसके बाद टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये इसका मिड पॉइंट है O, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस क्या है, D। तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा तो अक्ष कहलाएगी। निरक्ष क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली, विद्युत द्विध्रुव की
अक्ष के मध्य बिंदु से गुजरने वाली व लंबवत रेखा, द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से गुजरने वाली, मिड पॉइंट से गुजरने वाली, और कैसी है? लंबवत रेखा। वह लंबवत रेखा क्या कहलाती है? निरक्ष कहलाती है। निरक्ष कह लीजिए या विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष। तो ये जो रेखा है कौन सी रेखा? जो मध्य बिंदु से गुजर रही है अक्ष के, और लंबवत भी है। इस अक्ष के क्या है? लंबवत है और मध्य बिंदु से गुजर रही है। ये क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। इस निरक्ष को ही भूमध्य अक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि दो पार्ट कर रही है, इसके दो हिस्से कर रही है भूमध्य अक्ष। इसे ही विषुवत अक्ष भी कहा जाता है, भूमध्य अक्ष या विषुवत अक्ष। इसे लंबवत अक्ष भी कहा जाता है, लंबवत अक्ष, क्योंकि लंबवत है, ये दो पार्ट कर रही है इसलिए भूमध्य अक्ष बोल दिया। तो भूमध्य अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? विषुवत अक्ष। तो निरक्ष को ही भूमध्य अक्ष, विषुवत अक्ष, लंबवत अक्ष, या हम इसी को अनुप्रस्थ अक्ष भी कहते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? लंबवत। और अक्ष को हम क्या कह सकते हैं? अनुदैर्ध्य अक्ष। क्या कह सकते हैं? अनुदैर्ध्य अक्ष। ये जो अक्ष है इसका दूसरा नाम है अनुदैर्ध्य अक्ष। ये ट्रांसवर्स अक्ष और ये लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से गुजरने वाली और लंबवत अक्ष है वो निरक्ष कहलाती है। इसे भूमध्य अक्ष, विषुवत अक्ष, लंबवत अक्ष या अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। और द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो अक्ष रेखा है वो क्या कहलाती है? उसकी अक्ष या अनुदैर्ध्य अक्ष। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। अगले वीडियो में हम लास्ट 3 टॉपिक है हमारे पास। पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता, दूसरा टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता, और तीसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उसे घुमाने में किया गया कार्य और साथ में बल आघूर्ण। तो ये 3 टॉपिक हमारे हैं, और उसके बाद हमारा लेसन जो फर्स्ट है 12th क्लास का वो हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम इस टॉपिक से संबंधित जो न्यूमेरिकल संशेष जो रह गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव से संबंधित, वो मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ, साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। NaCl के Na+ व Cl- आयनों के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है, तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। NaCl जो लवण है उसके Na+ और Cl- आयनों के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P = Q × 2D। Q और 2D चाहिए, तो आपको गिवन क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दोनों आयनों के बीच की दूरी, और हम दो आयन या आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी किससे डिनोट करते हैं? 2D से। तो 2D गिवन आपको, कंप्लीट 2D गिवन है कितना? 1.2 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो ये 2D की वैल्यू, ये ध्यान रखना, 2D की वैल्यू गिवन होती है, दूरी आपको D की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, कहीं आप इसे 2 से डिवाइड करिए D की वैल्यू फाइंड कर लें। हम यहाँ फॉर्मूले में 2D चाहिए होता है। तो 2D की वैल्यू है 1.28 × 10⁻10 मीटर। क्यों नहीं पता, लेकिन हम क्यों फाइंड कर सकते हैं। इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा इसने, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, मतलब दोनों पे चार्ज परिमाण तो बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन का और 1 इलेक्ट्रॉन का। इसने ग्रहण किया और इसने त्यागा है, तो ये धनावेश और ये क्या है? ऋणावेश। तो यही होता है, एक ऋणावेश होता है और एक क्या होता है? धनावेश। तो इन दोनों पे जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्यू आपको गिवन है इनडायरेक्टली, छुपा हुआ है क्यू, लेकिन हमें दिख रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आवेश है, तो वो पुट कर देते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6 × 1.28
10⁻⁻19 और -10 -29 कूलाम इंटू मीटर। इसका जो आंसर है 2.048 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है जी, ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित आपका एक क्वेश्चन भी सोल्व करवा दिया। अगले वीडियो में हम आप दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान। आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। पावर का आपने सॉल्व कर दिया है। धन्यवाद आप सभी का।